आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये संतुलन कैसे काम कर रहा है, राजनीति से लेकर रक्षा और टेक्नोलॉजी तक। हाँ, ये एक फैसिनेटिंग बैलेंसिंग एक्ट है एक्चुअली। हम देखेंगे कि कैसे देश अपनी घरेलू क्षमताओं को मजबूत कर रहा है और साथ ही वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को फिर से परिभाषित करने के लिए रणनीतिक गठजोड़ बना रहा है। सही। यह टकराव नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है। तो चलिए इसी रणनीति को समझने की शुरुआत करते हैं मणिपुर से, जहां एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। हाँ। राष्ट्रपति शासन खत्म हो गया है और एक नई सरकार ने शपथ ली है। हाँ, युमनम खेमचंद सिंह नए मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन यहाँ जो बड़ी कहानी है वो राष्ट्रपति शासन का हटना है। राइट। अनुच्छेद 356 के तहत इसे तब लगाया जाता है जब राज्य का संवैधानिक तंत्र मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी काम करना बंद कर देती है। इसका हटना इस बात का संकेत है कि राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और स्थिरता वापस लौट रही है। और इसी स्थिरता की वापसी के साथ एक और दिलचस्प बात हुई है। नेमचा किपकेन राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक अपॉइंटमेंट तो नहीं लगता। मणिपुर जैसे राज्य में जहां की राजनीति ऐतिहासिक रूप से पुरुष प्रधान रही है, इसका क्या महत्व है? इसका बहुत बड़ा सांकेतिक महत्व है। ये सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली सामाजिक और राजनीतिक संदेश है। अच्छा, यह दिखाता है कि नेतृत्व में समावेशिता बढ़ रही है। ये भविष्य में और महिलाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित कर सकता है और राज्य की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकता है। उनके साथ लोसी धिको को भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, जो शायद क्षेत्रीय संतुलन साधने की एक कोशिश है। तो मणिपुर में घरेलू स्थिरता पर फोकस है। अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या हो रहा है। नोट्स में भारत और जीसीसी के बीच मुक्त व्यापार वार्ता फिर से शुरू होने की बात है। हाँ, जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इसमें सऊदी अरब, यूएई जैसे देश आते हैं। हाँ, और यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये बातचीत कुछ समय से रुकी हुई थी। अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर होने का मतलब है कि बातचीत के लिए नियम और दायरा तय हो गया है। ओके। सिंपल टर्म्स में दोनों पक्ष अब एक ही प्लेबुक से खेलने के लिए तैयार हैं। और इस प्लेबुक में फोकस फूड प्रोसेसिंग और पेट्रोकेमिकल्स पर है। ये चुनाव क्यों? देखिए, जीसीसी देश अपने खाने की जरूरतों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर हैं। राइट। भारत के पास एक विशाल कृषि क्षेत्र है, तो फूड प्रोसेसिंग में सहयोग दोनों के लिए फायदेमंद है। दूसरी तरफ जीसीसी पेट्रोकेमिकल्स का पावर हाउस है और भारत की इंडस्ट्री को इसकी बहुत जरूरत है। तो ये एक स्वाभाविक साझेदारी है जिसका लक्ष्य है कि दोनों तरफ बिजनेस करने के नियम आसान हो और कंपनियों को एक दूसरे के मार्केट में घुसने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये तो हो गई पारंपरिक सहयोगियों के साथ साझेदारी। लेकिन इसी के साथ भारत ब्रिक्स देशों के साथ भी अपनी औद्योगिक क्षमताओं को मजबूत कर रहा है। हाँ, भारत ने ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज यानी BCIC को ज्वाइन कर लिया है। ये क्या है? यह कदम दिखाता है कि भारत अब ब्रिक्स को सिर्फ एक राजनीतिक गुट के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप के रूप में देख रहा है। अच्छा। इस सेंटर का मुख्य फोकस है इंडस्ट्री 4.0 और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। रुकिए, इंडस्ट्री 4.0 सुनने में बहुत भारी शब्द लगता है। आम भाषा में इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब है कि हमारी फैक्ट्रीज स्मार्ट हो जाएंगी, मशीनें एक दूसरे से इंटरनेट के जरिए बात करेंगी, AI का इस्तेमाल प्रोडक्शन की गलतियों को पहले ही पकड़ने के लिए होगा। ओके। और पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड और ज्यादा कुशल होगा। ब्रिक्स के इस सेंटर का लक्ष्य है कि सदस्य देशों के छोटे और मध्यम उद्यम यानी MSMEs इस टेक्नोलॉजी को अपना सकें। ये चीन की मैन्युफैक्चरिंग शक्ति का मुकाबला करने के लिए एक साझा इकोसिस्टम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब छोटे बिजनेस भी बड़ी कंपनियों की तरह हाईटेक बन सकते हैं। और छोटे बिजनेस की बात करें तो हमारे नोट्स में एक्सिस बैंक की एक नई सोलर फाइनेंस योजना का भी जिक्र है। हाँ, और ये सीधे तौर पर MSMEs को टारगेट करता है। यह एक रूफटॉप सोलर फाइनेंस स्कीम है जिसमें छोटे और मध्यम व्यवसायों को अपनी छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए 10 लाख से 2 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये कोलैटरल फ्री है, यानी बिना किसी गारंटी के। बिल्कुल। ये तो एक गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन क्या बैंक वाकई में बिना किसी गारंटी के 2 करोड़ तक का लोन इतनी आसानी से देंगे? छोटे बिजनेस ओनर्स के लिए इसमें क्या चुनौतियां हो सकती हैं? सवाल बिल्कुल सही है।
जाहिर है बैंक अपनी ड्यू डिलिजेंस करेगा, बिजनेस का कैश फ्लो देखेगा, लेकिन कोलैटरल फ्री होने का मतलब है कि बिजनेस ओनर को अपना घर या जमीन गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। चुनौती ये होगी कि एमएसएमईज को इस स्कीम में फायदों के बारे में ठीक से समझाया जाए और एप्लीकेशन प्रोसेस को आसान रखा जाए। सही। अगर ये सफल होता है तो ये एमएसएमईज की बिजली ग्रिड पर निर्भरता और उनकी लागत को काफी कम कर देगा, जो उन्हें ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाएगा। यानी एक तरफ ब्रिक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एमएसएमईज को हाईटेक बनाने की कोशिश, हाँ। और दूसरी तरफ देश के अंदर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने की पहल। इसी से जुड़ी एक और खबर है जो जमीनी स्तर पर बड़े बदलाव का संकेत दे दिए। अच्छा। राजस्थान का अलवर जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां 100% बीमा कवरेज है। ये कैसे हुआ? ये इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 पहल का एक शानदार उदाहरण है। इसे भारत सरकार और IRDAI ने मिलकर शुरू किया है। ओके। अलवर में एक एनजीओ ने फंडिंग की और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के जरिए 9 गांवों के सभी योग्य वयस्कों को बीमा कवर दिया गया। वाह। ये एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह है जो दिखाता है कि पब्लिक प्राइवेट एनजीओ पार्टनरशिप से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। अब इन घरेलू पहलों से हटकर रक्षा क्षेत्र की ओर चलते हैं, जहां आत्मनिर्भर भारत और ग्लोबल पार्टनरशिप का संतुलन सबसे साफ दिखाई देता है। बिल्कुल। अडानी डिफेंस और इटली की कंपनी लियोनार्डो के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। हाँ, उन्होंने भारत में एडवांस्ड हेलीकॉप्टर बनाने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। लियोनार्डो एरोस्पेस और रक्षा की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। इस समझौते के तहत AW169M और AW109 ट्रेकर M जैसे आधुनिक हेलीकॉप्टर्स भारत में ही बनाए जाएंगे। लेकिन इस सुनने में जितना बड़ा लगता है, क्या ये उतना ही चुनौतीपूर्ण नहीं है? क्या भारत के पास वाकई वो टेक्नोलॉजी और स्किल्ड वर्कफोर्स है जो इस लेवल के एडवांस्ड हेलीकॉप्टर्स बना सके? देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। या शुरुआत में ये सिर्फ एक असेंबली लाइन होगी जहां पुर्जे बाहर से आएंगे और हम उन्हें सिर्फ जोड़ेंगे? शुरुआत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और असेंबली पर ही जोर होगा, लेकिन इस MOU का दायरा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं है। अच्छा। इसमें MRO यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल और पायलट ट्रेनिंग भी शामिल है। इसका मतलब है कि हम सिर्फ हेलीकॉप्टर बनाना ही नहीं, बल्कि उन्हें मेंटेन करने और उड़ाने का पूरा इकोसिस्टम भारत में तैयार कर रहे हैं। ओके। धीरे धीरे पुर्जे भी देश में ही बनने लगेंगे। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का एक क्लासिक उदाहरण है। शुरुआत में वैश्विक विशेषज्ञता का लाभ उठाओ और अंततः आत्मनिर्भर बनो। और ये आत्मनिर्भरता सिर्फ हवा तक ही सीमित नहीं है, समुद्र में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सागर डिफेंस ने नौसेना को 2 अनमैन्ड सरफेस वेसल्स यानी USV सौंपे हैं। बिल्कुल, ये बिना चालक के चलने वाली नावें हैं जो समुद्री निगरानी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। अच्छा। ये 12.7 mm गन से लैस हैं और 50 नॉट से ज्यादा की रफ्तार से चल सकती हैं, जो बहुत तेज है। ये दिखाता है कि भारतीय स्टार्टअप्स अब रक्षा क्षेत्र में भी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं। रक्षा में इन तकनीकी विकासों के बीच एक और खबर है जो भारतीय सशस्त्र बलों की भावना और महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। माउंट अंकागुआ अभियान। हाँ, रक्षा मंत्री ने इस अभियान को हरी झंडी दिखाई है और ये कोई छोटी मोटी चढ़ाई नहीं है। सही। अर्जेंटीना में स्थित माउंट अंकोगुआ एशिया के बाहर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 6,960 मीटर है। बाप रे। ये सैनिकों के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। रक्षा में ये आत्मनिर्भरता और महत्वाकांक्षा तो ठीक है, लेकिन इन सबके पीछे जो टेक्नोलॉजी और R&D लगती है, उस पर भी काम हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। एयरबस और गति शक्ति विश्वविद्यालय GSV ने मिलकर वडोदरा में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसका फोकस। ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी SAF पर केंद्रित है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी ऐसा ईंधन जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाए। और वे इसे बनाने के लिए म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट MSW यानी हमारे शहरों के कचरे का इस्तेमाल करने पर रिसर्च करेंगे। मतलब शहर के कचरे से हवाई जहाज उड़ाने की टेक्नोलॉजी, ये तो भविष्य की बात लगती है। बिल्कुल, ये एक क्रांतिकारी विचार है। अगर ये सफल होता है तो ये भारत की 2 बड़ी समस्याओं को एक साथ हल कर सकता है, कचरे का प्रबंधन और एविएशन फ्यूल का आयात। और एक और अच्छी बात यह है कि इस सेंटर में
45 स्कॉलरशिप स्लॉट है, जिनमें से 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है, जो टेक्नोलॉजी में लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देगा। टेक्नोलॉजी की बात करें तो अंतरिक्ष में भी भारत अपनी क्षमताएं बढ़ा रहा है। दिगंतारा और सिंगापुर की DSTA के बीच एक समझौता हुआ है। हाँ, इसका मकसद क्या है? इसका लक्ष्य है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस और डेब्री मॉनिटरिंग। एक मिनट, डेब्री मॉनिटरिंग ये क्या होता है? आसान शब्दों में कहें तो अंतरिक्ष में लाखों सैटेलाइट्स और उनका मलबा घूम रहा है, जो हमारे काम कर रहे सैटेलाइट्स के लिए एक बड़ा खतरा है। अच्छा, स्पेस जंक। हाँ, स्पेस जंक। ये समझौता अंतरिक्ष में इस ट्रैफिक पर नजर रखने और टक्करों को रोकने के लिए किया गया है। ये दिखाता है कि भारत अब अंतरिक्ष का सिर्फ एक यूजर नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार प्रबंधक भी बन रहा है। और जमीन पर ड्रोन टेक्नोलॉजी को सुरक्षित बनाने के लिए भी एक कदम उठाया गया है। नेशनल टेस्ट हाउस और STQC के बीच एक साझेदारी हुई है। हाँ, इसका फोकस ड्रोन के लिए EMI, EMC टेस्टिंग पर है। अब ये फिर से एक टेक्निकल टर्म है। हाँ, इसे थोड़ा आसान कर दीजिए। इसे ऐसे समझिए कि जब आप रेडियो सुनते हुए मिक्सर चलाते हैं तो घर घर की आवाज आती है। हाँ, आती है। वो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस है। ये टेस्टिंग बस ये पक्का करती है कि ड्रोन का अपना सिग्नल हवाई जहाज के कम्युनिकेशन या किसी और जरूरी सिग्नल के साथ ऐसा इंटरफेरेंस ना करे। समझ गया, ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, ये ड्रोन की सुरक्षा और विश्वसनीयता के लिए बहुत जरूरी है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। और इसी R&D को और बढ़ावा देने के लिए BML, ISC बैंगलोर और FSID के बीच एक बड़ा रिसर्च एग्रीमेंट भी हुआ है। हाँ, ये एक त्रिपक्षीय समझौता है जिसका फोकस भविष्य की टेक्नोलॉजी पर है। इसमें रेल और मेट्रो सिस्टम को बेहतर बनाना, रक्षा में AI का इस्तेमाल करना और ग्रीन टेक्नोलॉजीज यानी पर्यावरण अनुकूल तकनीक विकसित करना शामिल है। ये अकादमिक, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग का एक बेहतरीन मॉडल है। टेक्नोलॉजी से अब सीधे पर्यावरण की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA ने एक मेडिसिनल प्लांट्स पोर्टल लॉन्च किया है। ये किस लिए? ये पोर्टल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन यानी CO जारी करने के लिए है। इसका मतलब है कि ये प्रमाणित करेगा कि कोई औषधीय पौधा कहाँ उगाया गया है। ओके। इसका मुख्य उद्देश्य एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ABS छूट के दावों को प्रोसेस करना है। एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, यस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर कोई कंपनी किसी क्षेत्र के जैविक संसाधनों जैसे किसी पौधे का उपयोग करके कोई प्रोडक्ट बनाती है, तो उसे उस मुनाफे का एक हिस्सा उस स्थानीय समुदाय के साथ साझा करना होगा जहां से वह संसाधन लिया गया है। अच्छा, ये पोर्टल खेती किए गए औषधीय पौधों के लिए इस प्रक्रिया को आसान बनाएगा, जिससे किसानों और स्थानीय समुदायों दोनों को फायदा होगा। अब कुछ रिपोर्ट्स और रैंकिंग्स पर नजर डालते हैं। बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रिपोर्ट आई है और इसमें भारत के लिए एक अच्छी खबर है। बहुत अच्छी खबर है। QS, नाइट फ्रैंक और डेलॉइट की इस रिपोर्ट में नई दिल्ली को विश्व स्तर पर छात्रों के लिए सबसे किफायती शहर का दर्जा दिया गया है। सबसे किफायती, #मोस्ट अफोर्डेबल स्टूडेंट सिटी। ये किस आधार पर तय किया गया है? ये रैंकिंग कई मैट्रिक्स पर आधारित है, जैसे ट्यूशन फीस, रहने का खर्च मतलब अफोर्डेबिलिटी, शहर में रोजगार के अवसर एम्प्लॉयर एक्टिविटी, और छात्रों के लिए शहर कितना आकर्षक है यानी डिजायरेबिलिटी। ये रैंकिंग भारत को एक प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद कर सकती है। और आखिर में पुरस्कार और सम्मान, स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 की घोषणा हुई है। हाँ, और इसमें प्रथम पुरस्कार ओडिशा की पाराद्वीपवोत अथॉरिटी ने जीता है। ये पुरस्कार पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। अच्छा। ये दिखाता है कि अब स्वच्छता पर ध्यान सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे बंदरगाह जैसे औद्योगिक केंद्र भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और आज की चर्चा के अंत में हम एक दुखद समाचार पर बात करेंगे। प्रसिद्ध समाजशास्त्री डॉक्टर आंद्रे बेतेले का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये अकादमिक जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। वे दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एमेरिटस थे और उन्हें 2005 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। उनकी किताबें जैसे कास्ट, क्लास एंड पावर भारत के सामाजिक ताने बाने को समझने के लिए आज भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि समाज को केवल किताबी सिद्धांतों से नहीं बल्कि जमीनी हकीकत से कैसे समझा जाए। तो आज की इस पूरी चर्चा का क्या मतलब निकलता है? हमने मणिपुर में एक नई सरकार से लेकर GCC, ब्रिक्स और लियोनार्डो के साथ वैश्विक साझेदारी तक बहुत कुछ देखा। ओवरऑल कोर आइडिया ये है कि भारत हर मोर्चे पर एक साथ आगे बढ़ रहा है। शासन में स्थिरता और समावेश पर जोर है।
अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ साथ MSMEs को मजबूत करने और सोलर फाइनेंस जैसी हरित पहलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। राइट। सिंगापुर के साथ अंतरिक्ष सुरक्षा, इन सभी साझेदारियों का जाल अगले 5 वर्षों में भारत की रणनीतिक स्थिति को दुनिया में कैसे आकार देगा? हाँ, ये देखने वाली बात होगी।